देखो हम ना मतलब एंजाइना पढ़ रहे हैं, यानी कि अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने अनस्टेबल एंजाइना के बारे में जैसे क्लिनिकल फीचर्स हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन वाला बता रखा है। आज हम क्या पढ़ेंगे, इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सपोज मान लो आपके पास कोई भी पेशेंट आ गया अनस्टेबल एंजाइना का। एक तो स्टेबल एंजाइना होता है, यानी कि जिसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, और एक को अनस्टेबल एंजाइना। तो अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, लगातार चेस्ट में पेन होता रहता है। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आ गया तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको नाइट्रेट्स देना है। मैनेजमेंट मतलब क्या, ट्रीटमेंट, यानी कि हमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रेट्स देंगे। नाइट्रेट्स में जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है या आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट, ठीक। तो इसका काम क्या होता है, जैसे हम आपने मान लो नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट इनमें से कोई एक दे दिया, तो इनका काम होता है जैसे बीनो डायलेटर्स, यानी कि जो तुम्हारी वेन है उसको डायलेट करना। तो जैसे मान लो देखो, इसका इस पे एक्शन ज़्यादा होता है, यानी कि जो इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा होता है, इधर सुपीरियर वेना केवा का, ठीक। तो इसको क्या करेगा, ये डायलेट कर देगा। अगर मान लो डायलेट कर दिया तो क्या करेगा, इसमें ब्लड कम आएगा तुम्हारा, ठीक। और हार्ट को तुम्हारे क्या करेगा, मान लो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, और इससे कम ब्लड पंप करना पड़ेगा। मान लो कम ही ब्लड आया और कम ब्लड पंप करना पड़ेगा, तो कम ताकत की ज़रूरत होगी, और इसे भी कम ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो इनकी डायलेट कर देगा तुम्हारे बीनो डायलेटर, और आर्टरीज को भी ये डायलेट करता है, लेकिन ये इसको ज़्यादा डायलेट करता है और इसको कम डायलेट करता है, ठीक है। इसकी डोज कितनी होगी, लगभग यानी कि 0.5 मिलीग्राम, यानी कि इतनी। और इसे हम सबल्यूंगल देंगे, यानी कि ये तुम्हारी जीभ है, इसके जीभ के नीचे रख देंगे, ठीक। लेकिन देखो, इसमें अगर नाइट्रोग्लिसरीन आपने दी है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो तुम्हारा बीपी है यानी कि सिस्टोलिक बीपी, वो लगभग 100 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। और जो डायस्टोलिक बीपी है वो 60 से कम नहीं होना चाहिए। सपोज मान लो आपने कोई भी पेशेंट आपके पास आया और आपने क्या करा, नाइट्रोग्लिसरीन की 3-4 गोलियाँ इसकी जीभ के नीचे रख दी, तो उससे क्या होगा, उसका बीपी बहुत ज़्यादा फॉल हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको मॉनिटरिंग करनी है, ठीक। अब देखो, आपने नाइट्रेट्स देने के बाद अगर पेशेंट के फिर भी चेस्ट में क्या है, लगातार पेन बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन का इन्फ्यूज़न देंगे, यानी कि आप सबलिंगुअल ना देके इन्फ्यूज़न देंगे। तो क्या होगा, यानी कि 5% डेक्सट्रोज मिलते हैं, यानी 10% डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज। तो इतना ml लेंगे हम लगभग। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो 100 ml है तो इसमें 5% डेक्सट्रोज मिला हुआ है, तो इतना ml लेके नाइट्रोग्लिसरीन का करेंगे लगभग इतना ml, और इन दोनों को मिला के इन्फ्यूज़न के तौर पे देंगे, ठीक है। तो इन्फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, ये हॉस्पिटल में आपको पता होगा, जो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, साथ में क्या करेंगे, O2 का इनहेलेशन देंगे, यानी कि उसको क्या करेंगे, O2 का इनहेलेशन देंगे। साथ में क्या करेंगे, डायजेपाम की गोली देते हैं हम, यानी कि 5 मिलीग्राम की। ये क्या करती है, डायजेपाम तुम्हारी एंजाइटी को दूर करती है। सपोज मान लो किसी के पेन हो रहा है चेस्ट में, तो क्या होगा, वो पता नहीं सोचेगा जीऊँगा नहीं जीऊँगा, तो उसको दूर करने के लिए अगर मान लो अगर इतने ग्राम से अगर उसकी एंजाइटी दूर नहीं हो रही है तो हम उसकी डोज बढ़ा सकते हैं, यानी कि 10 मिलीग्राम भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखो, एस्प्रिन हम क्यों दे रहे हैं, जैसे मान लो तुम्हारी कोरोनरी आर्टरीज है और कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है, ये देखो मैंने कोलेस्ट्रॉल लिख रखा है। तो क्या होगा, लगभग मान लो ये जो कोरोनरी आर्टरीज है वो तुम्हारी 90% ब्लॉक हो गई, ठीक। और अब भी अगर इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एंटर करेगा तो तुमने देखा होगा, जैसे एक गुब्बारा अगर हम फुलाते जाएं तो एक टाइम होगा वो फट जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एंटर कर जाएगा तो एंडोथेलियल सेल क्या होगी, तुम्हारी डैमेज हो जाएगी। अब मान लो अगर कहीं भी खून निकलता है तो वहाँ पे क्या होती है, प्लेटलेट्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेटलेट्स जमा हो जाएंगी, ठीक। और इस प्लेटलेट्स को मजबूती देने के लिए क्लोटिंग फैक्टर आ जाता है, इस तरह से। तो अगर मान लो तुम्हारी, इसको ध्यान में रखते हुए हम एस्प्रिन देते हैं कि अगर मान लो कहीं पे इंजरी हो भी गई एंडोथेलियल सेल में, तो वो इस प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोक दे, तो हम एंटी प्लेटलेट्स ड्रग देते हैं, यानी कि जो एस्प्रिन है तुम्हारी वो एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स होती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो ये क्या करेगी, प्लेटलेट्स को तुम्हारे जमने से रोकेगी। लेकिन एक चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, अगर मान लो अस्थमा का कोई पेशेंट आ गया तो हम क्या करेंगे, एस्प्रिन को नहीं देंगे, उसकी जगह दूसरी ड्रग देंगे क्लोपिडोग्रिल, ये लगभग 75 मिलीग्राम,
ठीक है। एक चीज़ और, हाँ देखो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, जैसे मान लो ये क्लोटिंग फैक्टर, अगर मान लो इसको भी ध्यान में रख के हम देते हैं जैसे, तो इसकी दो ड्रग्स मान लो, ये देखो लिख लो, एक तो वारफेरिन होती है और एक होती है दूसरी डेल्टापेरिन। तो ये क्या करेगी, तुम्हारे इस क्लोटिंग फैक्टर को हटाएगी। ठीक है, इन दोनों को लिख लो, यानी कि ये क्या है, क्लोटिंग फैक्टर को हटाने वाली ड्रग्स है। ठीक, अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी कि ये क्या है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप की गई ब्लड की मात्रा। सपोज मान लो तुम्हारी अगर आर्टरीज है जो एर्टा है, तो वो क्या हुआ है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखा है, यानी कि सिकुड़ रखा है। तो उसको देखो एक मिनट रुक जाओ, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये तुम्हारा एओर्टा है, ठीक, तो क्या होगा, तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल इससे ब्लड को पंप करेगा इसमें, यानी कि एओर्टा में, और एओर्टा की ब्रांच क्या होती है तुम्हारी, कोरोनरी आर्टरी। ठीक, तो अगर ये सिकुड़ा हुआ है तो इसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। सपोज मान लो अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपका मुंह खुला हुआ है तो आसानी से मुंह में चली जाएगी, और अगर बंद है तो इनकी परेशान करेगी। तो ये सिकुड़ा हुआ है, अगर हम इसे डायलेट कर दें तो ये क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल आराम से ब्लड को पंप कर देगा। तो इसको हम डायलेट करने के लिए यानी कि एस इनहिबिटर का यूज़ करते हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इसमें क्या होता है, देखो इनकी ये ड्रग्स होती है, इनालाप्रिल होती है, रीनाप्रिल होती है और फोसिनोप्रिल होती है। ठीक, और बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं हम। बीटा ब्लॉकर क्यों यूज़ करते हैं, देखो इसे देख लो, जैसे मान लो आपने कोई नाइट्रोग्लिसरीन दी, ठीक, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन दोगे तो क्या होगा, मान लो ये तुम्हारा ब्रेन है, और मान लो ये तुम्हारा मैंने हार्ट बना दिया, ठीक, और यहाँ पे ये इन्फीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा, और ये यहाँ से ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक, तो क्या होगा, जैसे मान लो इसको डायलेट कर दिया नाइट्रोग्लिसरीन से और इसको डायलेट कर दिया, ठीक, तो जो तुम्हारा एओर्टा होता है इसकी एक ब्रांच क्या करती है, ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई करती है। अब मान लो जब यहाँ से ब्लड कम आएगा तो ये पंप भी कम करेगा, और यहाँ से कम ब्लड तुम्हारे ब्रेन को जाएगा। तो ब्रेन क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, उस जगह शायद कोई प्रॉब्लम हो रखी है, तो वो क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक, तो वो तुम्हारी इस पर भी एक्ट करती है, कि इस पर भी एक्ट करेगा और हार्ट पे भी एक्ट करेगा, क्योंकि हमने नाइट्रोग्लिसरीन इन दोनों को तो डायलेट कर रखा है, तो इस पर तो कोई इतना खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन का हार्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, तुम्हारी हार्ट रेट को बढ़ा देगा। अब हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो उससे ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लो नॉर्मल काम कर रहा है तो आराम से ब्लड तुम्हारी कोरोनरी आर्टरीज में निकल रहा है, लेकिन जब तेज़ी से धड़केगा, और लेकिन तुम्हारा क्या है, जो लगभग नैरोइंग है तुम्हारी 90% हो रखी है, अब तेज तेज पंप करेगा तो यहाँ से ब्लड इतनी तेज़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा, जिससे तुम्हारे हार्ट को क्या होगा, कम ब्लड जाएगा, और फिर चेस्ट में पेन और बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अगर मान लो उसकी हार्ट रेट ना बढ़े, या फिर मान लो एक्सर्शन के दौरान तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ता है तो अब तुम्हारे चेस्ट में पेन होने लगेगा। तो सपोज मान लो आप कहीं पे जा रहे हैं, तो अगर आपकी ट्रेन छूट रही है, ठीक, तो आप तेज़ी से भागेंगे उसे पकड़ने के लिए, तो क्या होगा, वो एक्सर्शन तो ये, तब भी तुम्हारे चेस्ट में पेन होने लगेगा। तो अगर मान लो एक्सर्शन के दौरान तुम्हारे हार्ट रेट ना बढ़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर का यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, तुम्हारे हार्ट रेट को धीमा करता है। तो इसमें तुम्हारी मेटोप्रोलोल है या एटिनोलोल, इनमें से कोई एक ड्रग्स आप यूज़ कर लें। ठीक, अब मान लो जैसे जो पेशेंट एडमिट था तुम्हारे हॉस्पिटल में, तो अब क्या हुआ, उससे आराम मिलने लगा, यानी कि वो ठीक होने लगा लगभग 3-4 दिन रखने के बाद। अगर इम्प्रूवमेंट है तो आप उसे डिस्चार्ज कर देंगे पेशेंट को, और उसके साथ में क्या करेंगे, उसे कुछ ड्रग्स लिख के देंगे, यानी कि ओरली जो देंगे आप, जैसे ओरल नाइट्रेट्स है, यही सब ड्रग्स में बता रखा है। ओरल नाइट्रेट्स है, मेटोप्रोलोल है, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या करेगा, ये तो ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, ये तुम्हारे हार्ट रेट को कम कर देगा, ठीक, ये तुम्हारी डायलेट करेगा तुम्हारे ये भी, यानी कि एओर्टा को, इसे, ठीक।
और एस्पिरिन तुम्हारी क्या होगी, एंटी प्लेटलेट्स है, यानी कि प्लेटलेट्स को जमने से रोकेगी। तो 5-6 दिन बाद बोलेंगे पेशेंट से हम कि आप चेक कराने आए दोबारा से ये ड्रग्स खाने के बाद, ठीक है। तो अगर पेशेंट आपके पास आता है तो आप स्ट्रेस टेस्टिंग कराएंगे, ठीक है। इसे मैंने ना स्ट्रेस टेस्टिंग को बता रखा है, यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस में, तो आप वहाँ पे देख लें थे, और एंजियोग्राफी करा सकते हैं। अब एक चीज़ देख लो, जैसे मान लो पेशेंट को ये सब ड्रग्स देने के बाद अगर फिर भी अगर रिलैक्स नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर नो इम्प्रूवमेंट, अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो 2 तकनीकी होती है हमारी, यानी कि CABG यानी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो इसमें क्या करते हैं हम, ऐसे बना दिया है समझने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे तुम्हारी जो हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई करती है वो क्या करती है, कोरोनरी आर्टरीज करती है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस तरह से बाईपास को झाड़ दूंगा, तो ब्लड क्या होगा तुम्हारा इस तरह से ऐसे करके आएगा, ठीक। और दूसरा क्या होगा, एक ये होता है जैसे बाईपास तो तुमने देखा होगा, यानी कि शहरों में बने हुए हैं खूब सारे, यानी कि शहर को छोड़ के कोने से गुजार देना। और क्या होता है, PCI होता है, यानी कि परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। तो इसमें क्या होता है, यानी कि तुम्हारा जो फीमोरल आर्टरीज है वहाँ से एक स्टेंट को ले जाते हैं फीमोरल आर्टरी से, और तुम्हारी कोरोनरी आर्टरीज में जैसे मान लो यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्टेंट को डाल देंगे, ये इस तरह से है, तो आसानी से ब्लड पास होता रहेगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये अनस्टेबल एंजाइना का मैनेजमेंट था, ठीक है। और एक चीज़ और, हाँ, इस चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको खुद डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है। एक जैसे मान लो आपने क्लास ड्रग्स पढ़ी और आपने लगातार यूज़ कर दिया, जैसे सपोज मान लो ये है तो इसको है, या मान लो तुमने लगातार ये यूज़ कर ली, एस्प्रिन का लगातार यूज़ कर लिया, और मान लो आपको चोट लग गई तो ब्लड बहुत तेज़ी से बहने लगेगा, रुकेगा नहीं। तो ऐसा नहीं है आपको खुद डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही ड्रग्स लेनी है, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म।